हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 40 तक बना दिए हैं। आज हम लोग 41 से लेकर के 61 तक बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती हो, समपाती रेखाएं हैं, तो उनके कितने हल होंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समपाती क्या होता है। समपाती, समांतर या प्रतिच्छेद क्या होता है। तो यह तीन को होता है, एक समपाती, एक समांतर और सबसे पहले हम तीन खंड बना के तीनों के अलग अलग समझते हैं। एक होता है समपाती। क्या होता है? समपाती। और दूसरा होता है समांतर और तीसरा होता है प्रतिच्छेद। तो यह ग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ। जैसे इस प्रकार से ग्राफ होता है, इधर एक्स है और इधर एक्स डैश है, इधर वाई है और इधर वाई डैश है। ऐसे ग्राफ तो सब में रहेगा, ठीक है। यहाँ एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। फिर यहाँ पर इस प्रकार से एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। इस प्रकार से ग्राफ सब में रहेगा। तो यहाँ पर संपाती का मतलब हुआ कि एक रेखा गुजरेगा, ठीक है, और दूसरा का रेखा सेम टू उसी लाइन पर गुजरेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं संपाती। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपाती। एक रेखा है, फिर दूसरा का समीकरण की रेखा भी वहीं से गुजरेगा। तो जब दोनों रेखा एक ही रेखा मतलब एक ही जगह से गुजरेगा तो इस पर अनंत हल हो जाएगा। कहने का मतलब कि यह रेखा कटा कहाँ है, तो हर जगह पर यह रेखा कटा ही है। मतलब कि यह रेखा जो है सभी जगह पर कटा हुआ है। तो इसीलिए यह हो जाएगा अनगिनत या फिर अनेक हल। क्या हो जाएगा? अनगिनत या अनेक हल। इसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो यह अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि और इसमें एक और होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यही फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं जब समीकरण देता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है समपाती है, तो जब यह समपाती है तो इसमें अनेक हल होगा, ठीक है। अगर यही समांतर रहेगा, जैसे कि इस प्रकार एक रेखा गुजरा हुआ है और दूसरा का रेखा इस प्रकार गुजरा हुआ है, यह कभी भी कटेगा नहीं, मतलब कि आपस में नहीं कटेगा। जब यह नहीं कटेगा तो इसको हम समांतर बोलेंगे। और यह आपस में कभी कटबे नहीं करेगा तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, मतलब कि ये कहीं पर टच नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका फार्मूला होता है A1/A2। अच्छा, A2 होगा, B2 लिख दी। A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2। माने कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें दो को बराबर रहेगा लेकिन एगो बराबर नहीं रहेगा। और यह प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि एक रेखा इधर से गुजरा हुआ है और एक दूसरे कहीं जगह से गुजरा हुआ है। जैसे कि यहीं पर से गुजरा हो तो ये कहीं ना कहीं कट जाएगा, मतलब कि यह कहीं ना कहीं कटा हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। और C1/C2 से कोई मतलब नहीं, बराबर हो चाहे ना हो। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं रहेगा तो यह कट जाएगा आपस में, क्योंकि जब एक दो लाइन जाएगा थोड़ा सा तिरछा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपस में कटेगा ही। तो यह हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2। इसको हम बोलते हैं बराबर नहीं है, तो यह को मतलब कि इसका एक हल है। क्या हो जाएगा? एक हल। और तीनों का यह फॉर्मूला है, यह हमेशा प्रयोग होता है। इसमें पूछा है कि समपाती है, तो समपाती है तो इसका अनेक हल हो जाएगा आंसर, ठीक है। समपाती है तो क्या हो जाएगा? अनेक हल, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन के में अनेक हल, अनेक हल सी में है, ठीक है। सी मतलब कि अनगिनत, ठीक है। अनगिनत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x-y-3 = 0 एवं 12x + 7y-5 = 0 की आलेख किस प्रकार सरल रेखा होगी। मतलब कि यह किस प्रकार होगा?
सेम टू पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यह समीकरण में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बराबर, हम लोग प्लस है तो माइनस में चल जाएगा 3। अच्छा, माइनस में ही तो था, प्लस में चल जाएगा ना। यहाँ पर हो गया 3, यह इसको हम लोग इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 मान लिए। दूसरा का है 12x प्लस 7y बराबर हो जाएगा 5। ये भी माइनस में तो ऊपर प्लस में चल जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो a1 का मान है, a1 का मान हो गया 2 और a2 का मान हो गया 12, b1 का मान हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं तो -1, और b2 का मान हो गया 7, c1 का मान हो गया 3 और c2 का मान हो गया 5। हम लोग फार्मूला इसके पहले देखे हुए थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो a1 के मान कितना है 2, तो 2 और बाटा हो जाएगा 12, फिर बराबर यहाँ पर है बराबर किसी नहीं, यहाँ b1 के मान है -1, तो -1 और बाटा 7। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कटेगा तो हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 1 बटा 6 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 6 बराबर -1 बटा 7। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लिए कि यह बरोबर नहीं है। ठीक है, हम लोग तीसरा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 के, तो तीसरा से कोई मतलब नहीं होगा, और यह क्या हो जाएगा, यह एक हल हो जाएगा और यह प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, यह एक जगह कटेगा, जैसे कि यहाँ पर बताए हुए थे। इधर से बनवाएंगे हम, यहाँ पर हम देखे हुए थे कि जब कट रहा है यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो यह एक हल हो जाएगा, माने कि प्रतिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद। तो इसका पहले a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो c1 बटा c2 को हम लोग नहीं देखेंगे, यानी कि जो दिया है बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसीलिए यह हो जाएगा क्या, संपाती सरल रेखा है, समांतर सरल रेखा, इनमें से कोई नहीं, या प्रतिच्छेद सरल रेखा है। डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह प्रतिच्छेद कर रहा है और यह a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे हम लोग। क्यों नॉट लिखेंगे, क्योंकि 1 बटा 6 बराबर नहीं होता है -1 बटा 7। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, अच्छा 43 नंबर प्रश्न है, x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होंगी। x माइनस वाई कहने का मतलब कि x के मान जितना होगा y के मान भी उतना ही होगा, तभी तो 0 आएगा। जैसे x का मान अगर 10 रहेगा तो y के मान भी 10 रहेगा, तो 10 में से 10 गया तो 0। तो इसका जो है रेखा मूल बिंदु से जाती हुई रहेगी। ठीक है, मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब जैसे इस प्रकार से है, तो यहाँ पर ही मूल बिंदु को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें से द्विघात समीकरण कौन है। घात का मतलब होता है पावर, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लिख दिए 5 और इसका पावर लिख दिए 2, तो इसी पावर को हम लोग घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। तो यहाँ पर पूछ रहा है द्विघात, कहने का मतलब जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन में लिखा है 2x x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। यहाँ पर इसका अधिकतम घात 3 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर 3 रहता है, लेकिन इधर भी 3 रहता है, दोनों कट जाता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कटने का कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि 3 इधर है, 3 है, तो नहीं तो कटेगा कहाँ से। यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इनमें गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 मतलब 3 में 1 से गुना 3 हो जाएगा, तो यह इस पर आएगा ना तो कटेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर एक को बनेगा। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में x स्क्वायर एक को बनेगा और इसमें कटेगा नहीं। हम लोग इसको इस प्रकार बना भी सकते हैं, x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4, यह पोस्ट में है। ठीक है, इसको हम लोग बना देंगे इस प्रकार से, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a के मान x और b के मान 2a और b के मान 2 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में 1 से गुना 3x प्लस 4। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 4, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x और माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4 में से, अच्छा यहाँ पर 3 में से 4 में से 3 गया तो यहाँ पर हो गया x और प्लस 4 में से 4 गया तो हो गया 0 बराबर हो गया 0।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। जिसका अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा। इसके बाटा में अगर कुछ आ जाता जैसे रूट तो नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। और इसका जो है ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे इसमें गुना होगा, और गुना होगा तो पावर 2 से 1 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाटा में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा? इसका एक मूल दे दिया है। अच्छा, मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है एक्स के मान। काहे कि इसमें जो है ना एक्स के 2 गो मान आएगा, जिसमें एक्स के एगो मान दे दिया हुआ है, तो हम लोग एक्स के मान यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ पर एक्स के मान दिया हुआ है तो हम लोग रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स के मान दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पर -3 रख देंगे। 2 इंटू -3 के स्क्वायर प्लस पी इंटू -3 और -3, ठीक है। इसको पोस्ट में लिखे दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9, स्क्वायर करने पर माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ पर हो गया 2 और गुने 9 और प्लस ये हो जाएगा -3p, और यहाँ पर हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 9 18 और प्लस -3p, और यहाँ पर -3 इज इक्वल टू 0। 18 में से 3 गया था 15 प्लस नहीं, अब माइनस लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा -3p इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 15 को उधर भेज देंगे तो -3p इज इक्वल टू 0, और ये प्लस है तो इन्हें आ जाएगा तो -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और बाटा 3, तो हो जाएगा 5 तिहाई के 15, 5 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, a के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है? तो वास्तविक और समान होने के लिए d बराबर 0 होता है। क्या होता है? d बराबर 0। d के मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना होता है। तो यहाँ पर b के मान कितना है? 3k है, तो हम लिखेंगे 3k, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 4, a के मान 9 है तो 9, और गुने c के मान कितना है? c के मान 4 है तो 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 के स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 4 चौका 16, 16 गुने 9 बराबर हो गया 0। यहाँ पर हो जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर, ये माइनस तो उन्हें प्लस में चल जाएगा, 16 गुने 9, 16 में 9 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या 144 में लिख सकते हैं, 144 से लिख देते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो दिन में गुना चाहे तो 144 हो जाएगा, तो इसको ये प्लस में तो उन्हें माइनस में चल जाएगा 1 4 4। फिर यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 1 4 4 और बाटा हो जाएगा 9, ठीक है। तो स्क्वायर तो उन्हें रूट में चल जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 4 4 और बाटा 9, 144 बाटा 9 रूट जाता है तो माइनस और प्लस लेकर के ही जाता है। तो यहाँ इसको हम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना निकल जाएगा? बाहर निकालेंगे तो के बराबर हो गया कितना? 12 बराबर 144, तो 12 प्लस और माइनस रहेगा, और 9 है तो 3 निकल जाएगा, 3 तिहाई 9, अब कट जाएगा 4 तिहाई 12, तो के बराबर हो जाएगा प्लस या माइनस 4, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो तथा ए स्क्वायर, अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान क्या होगा? इसमें p के मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर दिया क्या है? दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान 5 दिया हुआ है। अच्छा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो फार्मूला होता नहीं है, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है। तो हम लोग यह फार्मूला जानते हैं कि यहाँ पर रफ में लिख देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग बी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग इधर ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर
और प्लस है तो -2ab बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ए के मान दिया हुआ है। यहाँ पर ए के मान कितना दिया हुआ है? ए बराबर 1, बी बराबर 3p और सी बराबर 2p स्क्वायर दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू, अच्छा इंटू नहीं इंटू होता है, इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? c/a। यहाँ पर b के मान कितना दिया हुआ है? b के मान दिया हुआ है 3p, तो लिखेंगे -3p। बाटा में ए के मान 1 है, तो यहाँ पर बाटा में 1 नहीं लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 छुपा हुआ रहता है सब में। और यहाँ पर c/a है, c के मान है 2p स्क्वायर, बाटा में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात किए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। इसका मान दिया हुआ है 5, तो हम लोग इसके जगह पर 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 5। और इधर क्या क्या लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा की जगह पर -3p है तो -3p और इसका होल स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो माइनस, और 2 के जगह पर 2, और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब ए प्लस, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 2p स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 2p स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है, अलग कलम से लिखते हैं। यहाँ पर 3 तिहाई 9p हो जाएगा स्क्वायर। 9 क्यों हुआ है? क्योंकि 3 तिहाई 9 और माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, हमेशा प्लस में ही आता है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 दूना 4p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। अभी क्या हो जाएगा? यह घट जाएगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 5, यानी कि 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और गुना में तब बाटा में हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कट गया तो आ गया 1। तो p बराबर हो जाएगा 1, स्क्वायर है तो ये रूट में हो जाएगा। माइनस और प्लस रहता है तो p बराबर हो गया माइनस और प्लस दोनों में 1। ऑप्शन सी जो है माइनस और प्लस 1 दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माने कि एक्स के मान ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है। कितना है? 0 है। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर को भी इधर रखते हैं, बराबर हो जाएगा, ये माइनस से तो नहीं जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, आई गुना में है तो बाटा में आ जाएगा ए स्क्वायर क्यू है, ठीक है, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर ये भी क्यू है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर रूट अंडर स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बाटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, सबके स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा क्यू ए पी, क्यू बटा ए पी, क्यू बटा ए पी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। माइनस प्लस तो सभी स्क्वायर में, सभी रूट में जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा? मूलों का योग और गुणनफल पहले निकाल लेंगे, उसका अनुपात निकाल देंगे। मूलों के योग का फॉर्मूला कथी होता है? योग माने अल्फा और प्लस बीटा के जोड़, योग माने जोड़, और अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है अल्फा इंटू बीटा, माने गुणनफल का मतलब इंटू बीटा। इसका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। माइनस बी के मान 15 है तो माइनस माइनस करके सीधा हो गया 15, और ए के मान कुछ भी नहीं था, 1 है तो 1 छुपा हुआ रहेगा, मतलब यहाँ पर 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है, बाटा में नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। फिर c/a, सी के मान है 50 तो 50 बाटा में 1 छुपा हुआ रहेगा, कट जाएगा। 5 तिहाई 15 है और 5 दहन के 50, तो हो जाएगा 3:50। अच्छा 50 पर 10 में आ गया, 3:10 हो जाएगा, ठीक है। 3:10 दिया हुआ है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा।
सबसे पहले यहाँ पर एक्स के मान दिया हुआ है, ये भी एक्स के मान दिया हुआ है, यानी कि अल्फा बीटा हम लोग जो मानते हैं, तो एगो अल्फा के मान है, एगो बीटा के मान है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और एक हम लोग मानते हैं अल्फा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर -5 है तो -5 और प्लस -1, ये दोनों के जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 5 और 1 6, तो यह हो जाएगा -6। ठीक है, माइनस में 5 और फिर 1 दोनों, मतलब कि 5 के रुपये मेरे पास कर्जा था और फिर 1 रुपया कर्जा ले लिए तो -6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा तो -5 और गुने -5 बराबर, अच्छा -1 में था, -5 और गुने -1 बराबर हो जाएगा 5 इकाई 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 इकाई 5 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं, द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जगह पर एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है? -6, तो यहाँ हो जाएगा -6 और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान 5 आया तो 5 और पूरा के बराबर 0 रहबे करता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6, अच्छा यहाँ पर एक्स भी रहता है, नहीं लिखे थे ना, एक्स भी रहता है, तो एक्स और प्लस 5 बराबर हो गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 सब प्लस में होगा, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है √81/2 है 1, तो यह क्या है? तो 81 है तो 9 9 81, 9 बाहर निकल जाएगा बटा 2, तो 9/2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 1 9 2, घातांक का मतलब पावर। ठीक है, 2 से कट जाएगा तो 9 दूना 18 और यहाँ बच गया 6 दूना 12, फिर 2 से कट जाएगा 48 दूना 96, 2 से कट जाएगा 24 दूना 48, फिर 2 से कट जाएगा 12 दूना 24, 2 से कट जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से कट जाएगा 3 दूना 6। तो कय गो 2 है? इसी को हम लोग कहते हैं 2 के घातांक। 1 2 3 4 5 6, 6 गो है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब जाएगा, 6 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो, तो बी का मान क्या होगा? इसमें बी के मान ज्ञात करना है और सब के मान दिया हुआ है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए के मान कितना दिया हुआ है? 72, तो 72 बराबर बी के मान नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, और क्यू के मान कितना दिया हुआ है? क्यू के मान दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा गुने 8 और प्लस आर के मान कितना दिया हुआ है? 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 72 बराबर बी गुने 8, अच्छा 8 के 0 लिख दिए, 8 0 खत्म हो गया, गुना में तो बटा में आ जाएगा, तो 72/8, 8 से 9 72 बराबर बी था, यानी गुना में था तो यानी बाटा में आ गया है। तो यहाँ पर 9 बराबर बी हो गया, कहने का मतलब बी के मान कितना आ गया? 9 आ गया, जो ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? कहने का मतलब शांत किसका दशमलव प्रसार होता है? तो जिसके हर में यानी कि बाटा में 2 या 5 आ सकता है, 2 के पावर कितना है चाहे 5 के पावर कितना है, चाहे दोनों में से कोई एक आ सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा आ जाएगा तो वह शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर है 15, तो 5 या 15 होता है तो यह शांत नहीं है। यहाँ पर 160 है, अगर 160 को हम लोग 2 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 80, फिर 2 से काटेंगे तो 40, 2 से काटेंगे तो 20, फिर 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5। यह केवल 2 और 5 आ रहा है, तो यह शांत है। इसके आगे 60 है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 60 है, 2 से कटेगा तो 30, फिर 2 से कटेगा तो 15 और फिर 3 से कटेगा तो 5, 3 आ गया इसमें, तो यह शांत नहीं है। ठीक है, 35 से 7 बचे 35, तो ये भी शांत नहीं है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? क्यू एक धनात्मक संख्या है तो विषम कौन होगा? कहने का मतलब कि क्यू धनात्मक है, ये नहीं कह रहा है कि क्यू सम है या विषम है, कोई भी हो सकता है। तो इसको हम लोग अगर विषम में लिखना है, कैसे में लिखना है? विषम में,
तो अगर क्यू को हम लोग 8 से गुना करते हैं, कहने का मतलब अगर 2 को 8 से गुना करते हैं, 8 दूना 16 और 1 17। अगर 3 को भी हम लोग गुना करेंगे तो 8 तिरिका 24 और 1 25, ये हमेशा विषम ही आएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही है। अच्छा, ऑप्शन बी में है 8 क्यू प्लस 4, तो 8 दूना 16 4 20, सम भी आ सकता है, तो यह सम आएगा। यह तो गलत है, विषम पूछ रहा है। और फिर 8 क्यू प्लस 3 है, तो 8 दूना 16 और 3 21। और यह तो कन्फ्यूजन है ना, ये भी तो सही हो सकता है और ये भी, ये तीनों सही है। विषम नहीं है पूछ रहा है, अच्छा नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो गलत है ये सही होगा, क्योंकि यह नहीं है पूछा है, तो ये नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। बाकी सब जो है विषम है और बी जो है विषम नहीं है, ठीक है। तो नहीं है पूछा है क्योंकि कोनो भी संख्या से गुना कर देंगे, 4 जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या से 8 में हम लोग गुना करेंगे तो वह सम संख्या ही प्राप्त होगा। किसी सम संख्या में 4 जोड़ेंगे तो वह फिर से सम संख्या ही प्राप्त होगा, इसीलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। लगातार सम संख्या कहने का मतलब, लगातार का मतलब एगो 6 है और दूसरा का 8 होगा। ये दोनों का अगर हम लोग मौसा याद करेंगे तो मौसा 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 के अलावा दूसरा नहीं आ सकता है, क्योंकि इसको आधा करेंगे तो दोनों लगातार आ जाएगा संख्या, मतलब दोनों ऐसे इसको आधा करेंगे तो एक आ जाएगा 3 1 4, तो दोनों लगातार है। तो लगातार होने की वजह से यह किसी भी संख्या से कटेगा नहीं आपस में, इसीलिए यह जो है दुगुना है, तो 2 से कटेगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। एगो परिमेय संख्या कहने का मतलब, परिमेय संख्या में यहाँ पर लिख दिए 4 और अपरिमेय संख्या लिख दिए √3, यह हमेशा अपरिमेय ही होगा। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय अपरिमेय संख्या ही होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है जोड़ में। गुना में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, गुना में कैसे संख्या दी उसके ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात, अच्छा दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 17, तो एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो दे दिया है 8670, बराबर होता है लसा गुने मसा, तो लसा नहीं दिया तो LCM और एचसीएफ दिया हुआ है 17, गुना में तो बाटा में आ जाएगा 86 17 और गुना में तो बाटा में आ गया 70, बराबर हो गया LCM। यही LCM हम लोग को ज्ञात करना है। 17 का पढ़ा पढ़ेंगे, 17 पचे 85, 5 आ गया, फिर 1 बच गया 85 86 और 1 बच गया 17, 17 का 17, 510, 510 ऑप्शन डी में है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से अपरिमेय कौन है। ऑप्शन में 64 36 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा यह कितना, √अंडर 6 4 10 100 हो जाएगा ना। 100 बाहर निकल जाएगा 10, तो यह परिमेय है। हमसे नहीं पूछ रहा है, अच्छा अपरिमेय पूछा है, अपरिमेय परिमेय है, ठीक है। अच्छा एक आगे 25 25 50, रूट के अंदर 50 है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा, यही अपरिमेय सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और 49 49 ये अपरिमेय है ना। और ये भी तो, ये कौन अपरिमेय संख्या है, तो 25 25 50 ये अपरिमेय है, 49 49 ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, क्योंकि 49 49 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 98, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, फिर ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा 72, ये कौन रूट से बाहर नहीं निकलेगा। कह इसमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये तीनों अपरिमेय है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को लिखने में हो सकता है कन्फ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है, ऊपर वाला होगा। तो पूछ, या तो इसमें पूछा होगा इसमें से कौन परिमेय संख्या है, या पूछा होगा अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, नहीं पूछा होगा, ठीक है। ऐसा देखेंगे हम लोग किताबें तो नहीं लिखा होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या एक है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। आप पूछ रहे कौन अपरिमेय संख्या है, तो तीनों थोड़ी सही होगा, कौन एक को सही जगह, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह नहीं पूछा होगा, किताब में चेक करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 और 0 हो तो मौसा क्या होगा। मौसा का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कॉमन क्या हो रहा है।
कहने का मतलब 130 और 15 एकरा बात से हम लोग कोई मतलब नहीं है। ये दोनों में कॉमन क्या होगा? तो ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि 15 और इसमें 5, तो इसमें क्या 5 कॉमन हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर 130 लिखा हुआ है और ये 15 लिखा हुआ है, तो दोनों में कितना कॉमन होगा? तो दोनों में 5 कॉमन होगा, 5 के अलावा दूसरा कुछ कॉमन नहीं होगा। इसीलिए यह बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम लोग मौसा इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 5 से भागा देंगे 130, ये हो जाएगा कितना ना 8, 15 × 120, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर लिख देंगे 15, 5 दूना पर 10 इकाई 10, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 10, 5 दूना 10। लास्ट में जिससे कटता है 5 से कटा तो इस 5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन देखे हैं और कल जो है हम लोग 80 तक देखने वाले हैं, 61 से 80 तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।